नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। जामताड़ा की बंद कोयला खदान में चाल धंसी, 4 लोग मलबे में दबे, हालत गंभीर। झारखंड के जामताड़ा जिला से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। जिले के नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत पालस्थली स्थित बंद पड़ी कोयला खदान में चाल यानी ऊपरी हिस्सा धंसने से 4 स्थानीय लोगों के मलबे में दबने की सूचना है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार हादसा अहले सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि 4 लोग अवैध रूप से कोयला निकालने के उद्देश्य से बंद पड़ी खदान में घुसे थे। इसी दौरान खदान का ऊपरी हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया और सभी मलबे के नीचे दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद चारों को मलबे से बाहर निकाला गया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक किसी की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घायलों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे घायलों की पहचान और घटना की पूरी स्थिति को लेकर संशय बना हुआ है। निकाय चुनाव मतगणना की तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, सीसीटीवी व ड्रोन से नजर। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। शुक्रवार को मतों की गिनती से साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। मतगणना के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसमें स्थानीय पुलिस के साथ साथ सशस्त्र बल और क्यूआरटी टीम को तैनात किया गया है। मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति और वाहन के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। मतगणना केंद्र पर किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए सीसीटीवी और ड्रोन की व्यवस्था की गई है। सभी मतगणना केंद्रों और उनके आसपास के क्षेत्रों को सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल की 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। मतगणना केंद्र के भीतर केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध पहचान पत्र या पास है। सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवेश द्वार पर सघन तलाशी के बाद ही किसी को अंदर जाने दें। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत भीड़ इकट्ठा करने पर रोक है। वरीय पुलिस अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट स्वयं केंद्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। झारखंड विधानसभा में जयराम ने ओबीसी छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। पैसे न मिलने तक ब्याज मुक्त ऋण देने का दिया सुझाव। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 7वें दिन डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में ओबीसी छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति देगी या नहीं। जवाब में मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। कहा कि पैसा आएगा या नहीं, विभाग भी इस पर असमंजस में है। मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति का पैसा तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक केंद्र से राशि नहीं आती। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों और प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है। इसके बाद ही भारत सरकार की ओर से सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा सकेगी। जयराम महतो ने सुझाव दिया कि जब तक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, तब तक उनके लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए। जब छात्रवृत्ति का पैसा आएगा तो उससे आप पैसा काट लीजिएगा। विधायक ने कहा कि 5 करोड़ का विधायक निधि देने की बजाय उन पैसों से छात्रों का भविष्य बनाएं। कहा कि 5 साल विधायक निधि नहीं मिलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 5 साल तक बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इसका असर राज्य पर पड़ेगा। ब्याज मुक्त ऋण पर मंत्री ने कहा कि समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है और सरकार इसे जल्द से जल्द निपटाएगी। मैया सम्मान योजना के लिए 14,066 करोड़। झारखंड बजट की बड़ी घोषणाएं। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें गरीबों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सामाजिक क्षेत्र में 67,460 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए 14,066 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं के लिए महिला खुशहाली योजना शुरू की जा रही है। हमने इसके लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं अगले वित्त वर्ष में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी खोले जाएंगे। जमशेदपुर के कदमा में राष्ट्रपति ने श्री जगन्नाथ मंदिर का किया शिलान्यास। अन्य कार्यक्रमों में भी होंगी शामिल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जमशेदपुर पहुंची। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर प्रदेश के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम स्थल कदमा पहुंची। कदमा के मरीन ड्राइव के पास श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र ट्रस्ट का भूमि पूजन और श्री जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति ने श्री जगन्नाथ मंदिर का शिलान्यास किया। पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर मंदिर प्रबंधन समिति के साथ साथ अन्य कई गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम के अलावा बारीडीह स्थित मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं, जहां एक भवन का शिलान्यास कर छात्रों से संवाद करेंगी। श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट के अध्यक्ष एस.के. बेहरा ने बताया कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये मंदिर 2.5 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। मुख्य मंदिर परिसर 1.5 एकड़ में और आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र 1 एकड़ में बनेगा। मंदिर की संरचना पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर होगी। दुमका में लाइटर लोड कंटेनर में लगी आग, चपेट में आए अन्य 3 हाईवा, एक व्यक्ति की मौके पर जलकर मौत। साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर लाइटर सिगरेट जलाने वाला लोड कंटेनर में भीषण आग लग गई। इस वाहन की चपेट में 3 हाईवा भी आ गए। घटना दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में हुई। इस भीषण आगजनी में चारों मालवाहक वाहन जलकर राख हो गए। जब तक दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची तब तक सब कुछ स्वाहा हो चुका था। वहीं जिले के एसपी ने बताया, लाइटर लोड गाड़ी को पीछे से एक हाईवा ने धक्का मार दिया, जिससे ये घटना हुई। दुमका रेलवे स्टेशन के समीप साहिबगंज और गोविंदपुर हाईवे पर टक्कर के कारण सबसे पहले एक लाइटर लोड हाईवा में आग लग गई। बाद में उसकी चपेट में 3 हाईवा और आ गए, उसमें भी आग लग गई। सभी वाहन धू-धू कर जलने लगे। इसमें एक हाईवा में कोयला लोड था, जबकि 2 खाली थे। दुखद बात यह है कि मौके पर ही एक व्यक्ति का बुरी तरह जला हुआ शव बरामद किया गया। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मृतक वाहन चालक था या फिर कोई आम आदमी जो उस रास्ते से गुजर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। आसपास के इलाके के निवासियों ने बताया कि वे घर के बाहर खड़े थे, तभी देखा कि एक कंटेनर में आग लगी है और वो थोड़ी दूर जाकर रुक गया। लाइटर की पेटी विस्फोट के साथ फट रही थी, जिस वजह से अगल बगल के 3 और हाईवा उसकी चपेट में आ गए। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि एक व्यक्ति जो कुछ जल गया था, उसे हम लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। इस पूरे मामले पर एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने फोन पर कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही दमकल को मौके पर भेजा गया। राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि लाइटर लोड वाहन में हाईवा ने पीछे से धक्का मार दिया, जिससे उसमें आग लग गई। एसपी ने एक व्यक्ति की मौत और एक वाहन चालक के घायल की पुष्टि की है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से झपट ली सोने की चेन। इलाके में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह शहर में बुधवार की रात एक चेन झपटमारी की घटना ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। नगर थाना क्षेत्र के मख्तपुर बंगाली स्कूल के समीप बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने का चेन झपट लिया और फरार हो गए। घटना की भुक्तभोगी महिला की पहचान मनीषा कपिस्वे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार महिला किसी काम से बाजार गई थी और वहां से टोटो पर सवार होकर घर लौट रही थी। जैसे ही वो मख्तपुर बंगाली स्कूल के पास टोटो से उतरी और चालक को किराया देने लगी, पीछे से बाइक पर सवार 2 युवक आए और झपट्टा मारकर उनका सोने का चेन छीन लिया। अचानक हुई इस वारदात से महिला घबरा गई और शोर मचाते हुए बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों आरोपी तेज रफ्तार बाइक से फरार हो चुके थे। घटना के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने और गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की विवादित किताब पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक में शामिल न्यायपालिका में भ्रष्टाचार संबंधी अध्याय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुस्तक के प्रकाशन और वितरण पर रोक लगाते हुए उसकी प्रिंट और डिजिटल प्रतियों को जब्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को न्यायपालिका की गरिमा से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए कहा कि ये संस्थाओं को बदनाम करने की सुनियोजित कोशिश प्रतीत होती है। इससे न्यायपालिका की छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। न्यायिक भ्रष्टाचार से संबंधित चैप्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से बिना शर्त माफी मांगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि एनसीईआरटी के आधिकारिक जवाब में माफी शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और सामग्री को उचित ठहराने की कोशिश की गई है। वहीं प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी कर कहा कि ये न्यायपालिका को बदनाम करने का सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। आयकर छापा में मिले डिलीजेंट सर्विसेज के ठिकानों से हाई मास्ट लाइट लगाने में गड़बड़ी के दस्तावेज। आयकर विभाग द्वारा जारी छापेमारी के दौरान डिलीजेंट सर्विसेज के ठिकाने से हाई मास्ट लाइट लगाने में हुई गड़बड़ी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। मामले में इस प्रतिष्ठान के मालिक सम्राट से गहन पूछताछ जारी है। इस कंपनी ने बोकारो जिले में करीब 180 से ज्यादा हाई मास्ट लाइट लगाने का काम किया है। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने डीएमएफटी घोटाले की जांच के दौरान रांची के डिलीजेंट सर्विसेज को भी छापेमारी के दायरे में शामिल किया है। इस कंपनी का पता लाइन टैंक रोड स्थित वाटिका अपार्टमेंट दर्ज है। छापेमारी के दौरान मिले दस्तावेज से इस बात की जानकारी मिली है कि इस प्रतिष्ठान ने बोकारो जिले में डीएमएफटी से करीब 180 से ज्यादा हाई मास्ट लगाया है। इसके लिए उसे करीब 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। जांच के दौरान बाजार से ज्यादा कीमत पर हाई मास्ट लाइट खरीदे जाने से संबंधित सबूत मिले हैं। इस प्रतिष्ठान को हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए करीब 10 वर्क ऑर्डर जारी किया गया था। आयकर विभाग द्वारा डीएमएफटी घोटाले में जारी छापेमारी के दौरान कई ठिकानों से सामग्रियों की आपूर्ति किए बिना ही भुगतान करने के मामले भी पकड़ में आए हैं। अब तक की जांच के दौरान मिले दस्तावेज से इस तरह के मामलों में भुगतान के तत्काल बाद उसके एक बड़े हिस्से का निकाल लिया गया है। इस निकासी को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र में देर रात फायरिंग, घर लौट रहे युवक को कमर में लगी गोली, हालत नाजुक। गिरिडीह जिला के बिरनी थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान पूर्णानगर निवासी नंदकिशोर माली के रूप में हुई है। गोली उसकी कमर में लगी है। घटना करमाटाण और बरमसिया के बीच स्थित जंगल क्षेत्र में उस समय हुई जब नंदकिशोर सीमेंट की दुकान पर काम समाप्त कर घर लौट रहा था। घायल युवक के अनुसार रास्ते में पीछे से आए एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने उस पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया। घायल की मां ने बताया कि उनका बेटा प्रतिदिन की तरह काम से घर लौट रहा था, तभी उस पर हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल उसे बिरनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहां से भी हालत नाजुक रहने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल हमले के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावर की तलाश की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सरायकेला जिले के झीलिंगोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मृतक पोते वीर सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें इस दुख की घड़ी में हिम्मत बनाए रखने का संबल दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन से पूरी घटना की जानकारी ली। बातचीत के दौरान दोनों ही बहुत भावुक दिखे। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में वीर सोरेन की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि वे अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे। इसी दौरान ये दुखद घटना घटी। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। वीर सोरेन के असामयिक निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी शोक व्यक्त किया जा रहा है। विभिन्न दलों के नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। झीलिंगोड़ा स्थित आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं और परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को परिवार के प्रति संवेदना और नैतिक समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र को मर्माहत कर दिया है। परिवारजन और समर्थक वीर सोरेन की याद में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
फर्जी नाम से जेपीएससी का आईडी कार्ड बनाकर कॉपी में छेड़छाड़ करता रहा अभय तिवारी। कोर्ट के आदेश का इंतजार। जेपीएससी में टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग कंपनी के मैनेजर अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज तिवारी ने न सिर्फ 5 परीक्षाएं पास की है, बल्कि उसके पास कई अलग अलग डिग्रियां भी हैं। बताया जाता है कि अभय जिन जिन परीक्षाओं में पास हुआ है, उन परीक्षाओं की अर्हताएं अलग अलग थीं। टीजीटी में चयन का मापदंड अलग था, जबकि फूड सेफ्टी अफसर, एफआरओ और एसीएफ के लिए भी अर्हताएं अलग थीं। इन सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग डिग्रियों की आवश्यकता थी। आरोप है कि अभय तिवारी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्रियां खरीदी और अलग अलग परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल किया। ये भी आरोप है कि परीक्षा लेने वाली एजेंसी का प्रतिनिधि होने के कारण उसे इन परीक्षाओं को पास करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। सीपी सिंह के राहुल गांधी पर बयान से कांग्रेस आग बबूला, राजेश कच्छप ने दी ये चुनौती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर झारखंड विधानसभा परिसर में आज गुरुवार को सियासी घमासान होता रहा। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि वो पारसी हैं। उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हुए कहा कि बार बार वो ऐसी हरकत करते हैं कि जिससे देश की प्रतिष्ठा धूमिल होता है। सीपी सिंह ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं, उनसे बड़ा राष्ट्रद्रोही कौन हो सकता है। सीपी सिंह ने राहुल गांधी को पारसी बताते हुए कहा कि पारसी का पोता पारसी ही होता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी भारतीय नहीं हो सकते हैं और न ही देश के लिए सोच सकते हैं। सीपी सिंह के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा को वार्ता के लिए खुली चुनौती दी है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि इनके कोई भी नेता, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, मीडिया के समक्ष बातचीत के लिए आए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तो वार्ता के लिए खुली चुनौती दी है, आखिर वार्ता से बीजेपी क्यों भाग रही है। उन्होंने कहा कि केवल भूकू की तरह नहीं करे, बल्कि सकारात्मक वार्ता कर जनता के सामने आए। धनबाद प्रशासन अलर्ट, विजय जुलूस पर सख्ती, होली पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। होली पर्व और नगरपालिका चुनाव के नतीजों के मद्देनजर धनबाद में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विजय जुलूस निकालने के लिए अब अनुमंडल कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। अनुमति लेना अनिवार्य होगा, बिना अनुमति जुलूस निकालने पर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि चुनाव से संबंधित शहर में लगे झंडे, बैनर और पोस्टर अविलंब हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि जैसे नगरपालिका चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, उसी तरह होली भी शांति और भाईचारे के साथ मनाई जाएगी। इसके लिए जिले में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा, जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि पर्व के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही उनको किसी भी सूरत में बख्शा जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध या असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस होलिका दहन और होली के दौरान हर समय मुस्तैद रहेगी। 108 एम्बुलेंस कर्मियों की चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो 13 मार्च को श्रम भवन रांची का होगा घेराव। राज्य में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने प्रबंधन पर भ्रष्टाचार, तानाशाही और आर्थिक शोषण का आरोप लगाते हुए 13 मार्च 2024 को श्रम भवन डोरंडा में घेराव और महाप्रदर्शन करने की घोषणा की है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ, जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, के नेतृत्व में कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान किया है। संघ के प्रदेश महामंत्री सूरज साहू ने आरोप लगाया कि सेवा संचालन संस्था सम्मान फाउंडेशन द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है और 30 जुलाई 2025 को हुए समझौते सहित अन्य सहमतियों को लागू नहीं किया गया है। भविष्य निधि और बीमा अंशदान में अनियमितता। कर्मचारियों का कहना है कि फरवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की राशि जमा नहीं की गई। नवंबर माह में कटौती के बावजूद राशि संबंधित खातों में जमा नहीं कराई गई तथा दिसंबर में भी पूर्ण राशि जमा नहीं होने का आरोप है। वेतन भुगतान में देरी और मनमानी कटौती। फरवरी से लगातार वेतन भुगतान में विलंब और मनमानी कटौती का आरोप लगाया गया है, जिससे कर्मचारी आर्थिक और मानसिक दबाव में है। ग्रेच्युटी भुगतान लंबित। वर्ष 2017 से 2023 तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा अब तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किए जाने का आरोप है। भत्तों का अभाव। 100 किलोमीटर से अधिक अंतर संस्थानिक मरीज स्थानांतरण करने वाले कर्मचारियों को भोजन भत्ता और अतिरिक्त समय का भुगतान नहीं मिलने की भी शिकायत है। संघ का कहना है कि श्रमायुक्त और संबंधित विभागों को कई बार पत्र भेजे गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चेतावनी दी गई है कि यदि 12 मार्च तक मांगों पर समाधान नहीं हुआ और संबंधित संस्था तथा जिला प्रबंधक पर कार्रवाई नहीं की गई तो 13 मार्च को राज्य भर के कर्मचारी श्रम भवन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। संघ द्वारा श्रम मंत्री, विभागीय सचिव, उपायुक्त और अनुमंडलीय पदाधिकारी को भी ज्ञापन भेजे जाने की जानकारी दी गई है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे।
गुमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 48 किलो गांजा और 39,000 रुपए नकद बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। गुमला सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की। एसपी गुमला हरीश बिन जमा ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गुरुवार से शुक्रवार की रात लगभग 2 बजे छापेमारी की गई, जिसमें बड़ाइक मोहल्ला निवासी राहुल कुमार सिंह और उनके पिता राजकिशोर सिंह उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी गांजा की खरीद बिक्री में शामिल थे। एसपी हरीश बिन जमा ने बताया कि घर की तलाशी के दौरान एक पीछे के एल्बेस्टर में बने 2 रूम वाले कैमरे में 4 थैलों में टेप से लिपटा हुआ कुल 32 पैकेट गांजा बरामद किया गया। इस गांजे का कुल वजन लगभग 48 किलोग्राम था। इसके अलावा तलाशी के दौरान 39,280 रुपए नकद भी बरामद किए गए। एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये गांजा पकड़ा नहीं जाता तो कई परिवारों को इसका बड़ा नुकसान होता। उन्होंने समाज में पैसे की लालच में इस तरह के कारोबार करने वालों की गंभीरता पर ध्यान दिलाया और कहा कि ऐसे कारोबार से समाज पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। एसपी ने बताया कि उन्होंने ऐसे कारोबार से जुड़े लोगों पर सख्ती से कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की कि यदि किसी के पास इस तरह की जानकारी हो तो पुलिस को गोपनीय रूप से सूचित करें। पुलिस इस जानकारी को पूरी तरह गुप्त रखेगी। गुमला जिले में लगातार पुलिस की कार्रवाई के बावजूद इस तरह के मामलों का होना चिंता का विषय है। एसपी ने कहा कि पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब तक समाज के लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, इस तरह के कारोबार करने वालों पर पूरी तरह विराम नहीं लगाया जा सकता। डोरंडा कार बाइक केस, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जांच पर रोक लगाई। प्रतिबंधित संगठन से कथित संबंधों की पड़ताल भी रोकी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें डोरंडा थाना क्षेत्र में मर्सिडीज कार और मोटरसाइकिल दुर्घटना से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। मामले में हाई कोर्ट ने स्वयं को पीड़ित बताने वाले युवक मुबाज खान द्वारा सामाजिक माध्यम पर कथित रूप से उकसाऊ संदेश प्रसारित करने के आरोप को गंभीरता से लिया था। अदालत ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचना पत्र जारी करते हुए मुबाज खान के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कथित संपर्क और गतिविधियों की जांच करने का निर्देश दिया था। साथ ही संबंधित पक्षों को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने को कहा गया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस जांच संबंधी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, अर्थात प्रतिबंधित संगठन से कथित संबंधों की जांच को लेकर जारी निर्देशों पर आगे की कार्यवाही अभी नहीं होगी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के उस हिस्से पर कोई रोक नहीं लगाई है जिसमें अधिवक्ता मनोज टंडन के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या पीड़क कार्यवाही पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। इसका मतलब है कि अधिवक्ता के खिलाफ वर्तमान में कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और आगामी सुनवाई में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। झारखंड बजट सत्र में विपक्ष की चुप्पी पर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा। भाजपा विधायक ने बताई ये वजह। बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर और बाहर विपक्ष की उदासीनता इन दिनों सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण से 18 फरवरी से शुरू हुई सदन की कार्यवाही में इस बार विपक्ष के द्वारा अभिभाषण की चर्चा पर कोई संशोधन नहीं लाया जाना भी सवालों में है। एनडीए की बैठक की बात तो दूर, ये पहला मौका है जब विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक भी बजट सत्र को लेकर नहीं बुलाई गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के चेंबर में विधायक दल की बैठक कर औपचारिकता निभाई गई। 17 दिनों के इस बजट सत्र में 7 दिनों का कार्यदिवस पूर्ण हो चुका है। ऐसे में शेष बचे कार्यदिवस में उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष के रुख में होली के बाद कोई बदलाव होता दिखेगा। वहीं मंत्री हफीजुल हसन कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जैसे कि मुनैया सम्मान योजना में जो राशि मिलती है उस पर विपक्ष बोलता था, लेकिन वो अब मुद्दा ही नहीं रहा। इसी तरह से जो भी सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जाते हैं उसका जवाब सत्ता पक्ष के द्वारा पहले से ही तैयार कर रखा जाता है और दिया भी जाता है। ऐसे में विपक्ष मुद्दा विहीन है और यही बड़ी वजह है कि वो सदन के अंदर और बाहर सुस्त हो गया है। एक सवाल के जवाब में हफीजुल हसन ने कहा कि कोई भी राजनीतिक खिचड़ी विपक्ष के साथ नहीं पक रही है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।